बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। मैं इस वक्त आपके साथ इटली के शहर ब्रेशिया से मुखातिब हूँ। आपके सामने सबसे पहले तो ये दरख्वास्त रखनी है कि फरवरी की 2 तारीख को दोपहर 12:30 बजे इटली के शहर ब्रेशिया में हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। मैं भी उसी रैली, उसी एहतजाज में शिरकत के लिए अमेरिका से ऑल द वे यहाँ इटली के शहर ब्रेशिया पहुँच चुका हूँ और परसों इतवार 2 फरवरी दोपहर 12:30 बजे मैं इस रैली, इस एहतजाज में शामिल हूँगा। आपको पता है कि मेरे लिए सफ़र करना आसान नहीं है। पासपोर्ट कैंसिल है, इंटरपोल से रेड वारंट निकालने की बातें होती हैं और दहशतगर्दी के बेपनाह पर्चे दिए हुए हैं। इन सब हालात के बावजूद ये तमाम ख़तरात मोल लेकर इतना लंबा सफ़र करके मैं यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए पहुँचता हूँ कि इमरान खान की और दूसरे जो वहाँ पर मासूम पाकिस्तानी हैं उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। इसलिए इस आवाज़ में आप ज़रूर शामिल हों। अब आप कहते हैं कि ऐसे एहतजाज का क्या फ़ायदा होना है, कोई नतीजा तो निकलता नहीं। अगर आप आजकल में ही देखें तो जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द है वो पाकिस्तान में है और उसने जनरल आसिम मुनीर साहब को मिलके, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को मिलके और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मिलके ये वाज़े वार्निंग दी है कि अगर आपने ये मिलिट्री कोर्ट्स और ये जो कुछ हो रहा है, पीका कवानीन, आज़ादी इज़हार राय, इमरान खान के साथ जो कुछ और जो भी अदालती तरीके से इंसाफ का कत्ल हो रहा है, ये आपने बंद ना किया तो जीएसपी प्लस आपका बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आने वाले वक्त में इन तमाम शख्सियात के ऊपर सफरी पाबंदियां भी यूरोपीय यूनियन से लग सकती हैं। इसलिए अगर आप इन दिनों में या अमूमी तौर पर भी एक तवाना आवाज़ उठाएंगे तो यूरोपीय यूनियन का वफ्द जो इस वक्त पाकिस्तान में है उनको भी पता चलेगा और जो आने वाले वक्त में वफ्द जाने वाले हैं उनको भी एक सख्त और तगड़ा मैसेज आपकी तरफ से जाएगा। और जब एक तगड़ा और सख्त मैसेज जाएगा तो फिर वैसा ही तगड़ा और सख्त मैसेज जो है वो आगे डिलीवर करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 2 फरवरी 12:30 बजे दोपहर इटली के शहर ब्रेशिया में आप मेरा साथ दीजिए। मेरी उससे पहले और उसके बाद इटली के बहुत सारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं और भी जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं उनमें भी मुलाकातें हैं। मैं आपको उनके बारे में भी आगाह करता रहूँगा। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और ख़बर ऐसी है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। इस खबर को देने के बाद मैंने आपके सामने डीजी आईएसपीआर की एक्टिविटीज़ भी रखनी है जो उन्होंने कराची में अदा की हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। लेकिन पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके साथ हुआ है वो आपको बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब अपील आई है। जो लोगों को 5-5 साल की सज़ा सुनवाई गई थी ट्रायल मुकम्मल करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से, मैंने आपको बताया मेरे पे भी 20 दहशतगर्दी के पर्चे दे रखे हैं और अब जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, दूसरी जगहों पर, तो वो आपको दहशतगर्द समझ लेते हैं कई दफ़ा, क्योंकि इतने मुकदमे हैं आपके खिलाफ। और फिर उनको भी पूछना पड़ता है कि भाई साहब आप दहशतगर्द तो नहीं हैं। पूरी तफसील और इनकी पूरी करतूत सामने रखनी पड़ती है, फिर जाके उन्हें पता चलता है कि असल मामलात हैं क्या। बहरहाल वापस आते हैं कि 2 लोगों को, ये 2 लोगों की अपील लगी थी, 2 मुल्जमान की, जिनको इंसदादे दहशतगर्दी ने 9 मई के मुकदमात में पुलिस पर हमला, कार सरकार के अंदर दखल अंदाजी, 144 की खिलाफ वर्जी करने पर इनको 5-5 साल की सज़ा दे रखी थी। जब अदालत के सामने ये मुकदमा आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, नीचे तो ये मैनेज करवा लेते हैं, जब वो मुकदमा आया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस इसहाक इस मुकदमे को सुन रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपने इन लोगों को तशद्दुद करने पर सज़ाएं दी हैं, तो इनसे तशद्दुद करने का कोई हथियार बरामद हुआ, कोई डंडा, कोई हथियार? क्योंकि जो फौजदारी मुकदमा होता है उसमें जो भी एविडेंस मिले, जो भी चीज़ हो, वो सब रिकॉर्ड पर रखी जाती है। तो पुलिस का जवाब था, प्रोसिक्यूशन का जवाब, बल्कि प्रोसिक्यूशन का जवाब था कि नहीं। तो जज साहबान ने कहा फिर कैसे साबित कर रहे हैं आप इनका तशद्दुद? फिर उन्होंने अगला पूछा कि 144 को, कार सरकार में दखल अंदाजी, 144 की खिलाफ वर्जी पर आपने इन्हें 3-3 और 5-5 साल की सजाएं दे दी हैं।
ऐसी सज़ा पहले आपने कभी होते देखी है इन जराइम के ऊपर? उन्होंने कहा कि आपके पास सबूत काफ़ी नहीं है। दोनों को रिहा करने का फौरी तौर पर उन्होंने फैसला कर दिया है। और वो जो पूरा 9 मई का बयानिया था, पहले भी बहुत दफ़ा उड़ चुका, लेकिन ये हाई कोर्ट में पहली दफ़ा उड़ रहा है। जी हाँ, पहले इससे पहले लोअर कोर्ट्स में, ये सेशन कोर्ट्स के लेवल पर उड़ता रहा है। आपको हमने शब कदर की बात बताई थी, मालाकंड की बात बताई थी, पेशावर की अदालत की बात बताई थी, सरगोदा में जज अब्बास की अदालत की बात बताई थी, और जो लाहौर के अंदर जज साहब हैं इंसदाद दहशतगर्दी के, उनकी अदालत की बात बताई थी। और अब ये पहली दफ़ा मुल्क की एक हाई कोर्ट ने जो है उस सारे के सारे बयानिए को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके दूसरे साथियों के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो इसके बारे में, याद होगा आपको, वो मैडम रॉलेक्स और सबको बिठा के कहा था कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। आज हाई कोर्ट मांगती रही, क्योंकि हाई कोर्ट फोरम है जहां पर आपने देखा इमरान खान साहब को भी नीचे से ये कभी जज दिलावर, कभी फलाने जज से, कभी फलाने से ये सजाएं दिलवा लेते हैं, लेकिन ऊपर जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां जजेस को खरीदना बेचना उतना आसान नहीं है। इसीलिए अब ये अपनी मर्जी के जजेस लगवाना चाहते हैं, और 2 तो ले आए हैं। जस्टिस मिनहास जो एडिशनल जज बनाए हैं, और जस्टिस आजम खान, उनको एडिशनल जजेस बनाया गया, और उन्हीं के सामने इमरान खान के मुकदमात रख दिए गए हैं। इसीलिए ये डेस्परेट हैं सुप्रीम कोर्ट में भी 8 मजीद अपने जजेस लगाने के, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए तो खुसूसी तौर पर ये डेस्परेट है। तो आज ये जो पूरे का पूरा बयानिया था इनका 9 मई का और 10 मई का, वो अदालत ने जो है वो तबाह करके रख दिया है, और इनको बिल्कुल जो कानूनी तौर पर बरहना करके रख दिया है, क्योंकि कोई सबूत ये अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। अदालत बार बार उन सबूतों को मांगती रही, इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आप सोचिए कि अगर इसी तरह के इंडिपेंडेंट जजेस सब जगहों पर बैठे हों तो इनका क्या हशर हो चौधरी साहब का। इसीलिए चौधरी साहब को जहां पर आज़ाद आवाज़ से डर लगता है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आज़ाद सोच से भी डर लगता है। वो आज़ाद सोच सहाफ़ी की भी हो सकती है, जज की भी हो सकती है, वकील की भी हो सकती है। अब ये जो जजेस हैं ये आज़ाद मंच हैं। अब इन्हीं 5 जजेस ने एक ख़त भी लिख दिया है। वो ख़त भी बहुत ही अहम है, और वो ख़त उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने ये तकाजा किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस में से ही बनाया जाए। उनको सिंध, कराची या लाहौर हाई कोर्ट में से ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ना बनाया जाए। मतलब कि जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ से जज को ट्रांसफ़र करके, या इस्लामाबाद में लाहौर से ट्रांसफ़र करके किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस ख़त में तफसील बताई है कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में कितने मुकदमात जो हैं वो आप ये कह लें कि नज़रअंदाज हैं, और कितने मुकदमात हैं जो इस वक्त सुने नहीं जा रहे, कितने मुकदमात हैं जिनके फैसले होने चाहिए लेकिन वो एक लंबी तारीखें उनमें दी गई हैं, और लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उन मुकदमात का नंबर बहुत थोड़ा है। मतलब यहाँ पर जजेस की तादाद पहले ही काफ़ी है, क्योंकि इन नंबर्स जो मुकदमात जो पेंडिंग है उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। तो इन जजेस ने कहा है कि अगर कहीं जजेस की ज़रूरत है तो वो तो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उधर से इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ तो इतने मुकदमात हैं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो बहुत सारे जजेस की पोजीशन खाली है। ऐसे हालात में वहाँ से मज़ीद जजेस को फारिग करना या उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाना वो बहुत ही डेंजरस बात होगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम कानूनी नुक्ता भी इन्होंने उठाया है, और वो नुक्ता ये उठाया है कि जब आप, और ये एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते, ये नून लीग का ही हाल नहीं है, चौधरी साहब का भी हाल यही है। जब 26वीं आईनी तरमीम करवाई है तो उसमें अपनी तरफ से तो कानून बड़े शौक से बनाया था, लेकिन अब उस कानून की इंटरप्रिटेशन ये निकल रही है कि जब ये किसी जज को लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में भी, तो उस जज को नया हल्फ लेना पड़ेगा। जब वो नया हल्फ लेगा तो वो जूनियर मोस्ट हो जाएगा उस हाई कोर्ट का। जब वो जूनियर मोस्ट हो जाएगा तो जाहिर है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। और हमने आपको ये खबर कई हफ्ते पहले ये दे दी थी कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया जाना है। अब जो मौजूदा हालात हैं जिसमें हमने आपको बताया कि आइन का तकाजा ये है कि वो दोबारा से हल्फ लें, तो अब लगता है कि इसी तनख्वाह पर काम करेंगे और जस्टिस सरफराज डोगर को फिर शायद ना ला सके। कोशिश अभी तक तो है, अब तो सारा मीडिया खबर दे रहा है, पहले तो हमने दी थी, अब तो जजेस को भी पता चल गया, इसीलिए उन्होंने 5 जजेस ने खत भी लिख दिया है। इसमें 6 जजेस जो थे जिन्होंने पहले खत लिखा था
उन्हीं में से ये 5 जजेस हैं। एक जज साहब शायद मौजूद नहीं होंगे और उनके दस्तखत नहीं हैं। बाकी 5 जजेस उन्हीं 6 जजेस में से हैं जिन्होंने पहले भी खत लिखा था, और पहले खत उन्होंने ISI के खिलाफ लिखा था कि हमें हरास किया जाता है, हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं, हमारे अहले खाना को हरास किया जाता है। तो अब इन जजेस ने बिल्कुल तबल बजा दिया एक दफ़ा दोबारा, दिलेरी के साथ खड़े हैं। इनकी सताइश बनती है, पूरी कौम को इनके साथ खड़े होना चाहिए। जब आप कहते हैं कुछ बाकी नहीं बचा, तो आप सिर्फ इन जजेस को देख लिया कीजिए। हालांकि इनका तो जो अपना इंस्टीट्यूशन है उस पर जस्टिस लानत की तरह के और अब जस्टिस अफरीदी की तरह के लोग बिठाए हुए हैं, जो इन तमाम हालात में जब ह्यूमन राइट्स की सख्त तरीन वायलेशन हो रही है, वो इस चीज़ पर मीटिंग्स कर रहे हैं कि पार्किंग सुप्रीम कोर्ट की जो है उसमें दाखिला किस तरफ से होगा, और वो इस चीज़ पर मीटिंग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव करना है, फाल करना है। उनकी प्रेफरेंसेस ये हैं। तो उसके बावजूद कि इनके इदारे को मुकम्मल लूट लिया गया है, फिर भी आप गौर कीजिए इन जजेस का जो अकीदा है अपने रब के ऊपर, जो इनका ईमान है और जो इनको लगता है कि उन्होंने सच के साथ खड़े होना है, वो इतना तगड़ा है कि इतने मुश्किल तरीन और अंधेरे माहौल के अंदर भी ये तगड़े होकर खड़े हैं और इंसाफ की राह को नहीं छोड़ रहे, हालांकि इनके ऊपर हर तरह का दबाव है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो है इमरान खान साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी को। साथ साथ उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको भी खत लिखा है। ये खत जो है जब पहले इमरान खान साहब के वकील देने गए नईम हैदर पंजोता, तो ये खत रजिस्ट्रार ने लेने से इनकार कर दिया। ये हमारी इत्तला है, हमें नईम साहब से तो पता नहीं चला। हमारी जो इत्तला है वो ये है कि जब नईम साहब ये खत देने गए तो इनको वसूल करने से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। फिर इन खतों को TCS किया गया। अब उसको तो इनकार नहीं कर सकते, वो तो रिसीव करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने पूरा कच्चा चट्टा खोला है अप्रैल 2022 से लेके अब तक का कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कैसे हुई, उन्हें गैर कानूनी तौर पर कैसे पकड़ा गया, 9 मई को क्या किया गया, 26 को क्या किया गया, इस वक्त जितने लीडरान जेलों में हैं, जो खवातीन के साथ किया गया, जो सहाफ़ियों के साथ किया गया, तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने खोल के इस खत में जस्टिस याया अफरीदी को लिख दी हैं। साथ साथ उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी को यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो कौम ने लामतनाही इख्तियारात दिए हैं वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए कि आप ऐसे हालात में खामोशी से मुंह दूसरी तरफ कर लें और इग्नोर करें और कौम को जो है वो इस सारी आग के अंदर सुलगता छोड़ दें। इसलिए अब ये जो खत है ये भी बहुत अच्छा काम किया इमरान खान साहब ने, इसको लिखकर अब सब कुछ रिकॉर्ड पर रख दिया है। अब कल को याया अफरीदी ये नहीं कह सकते कि मुझे तो किसी ने पुकारा नहीं था। पूरे का पूरा ढोल उनके गले में डाल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वो मीटिंग्स कर रहे हैं अभी भी अटॉर्नी जनरल के साथ, वो अभी भी हुकूमती वजीरों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और जोड़ तोड़ हो रही है कि किस तरीके से आमिर फारूक को ऊपर लाना है और किस तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को खुड्डे लाइन लगाना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। ये जोड़ तोड़ नीचे हो रही है। इन मामलात के अंदर आप खुद देख लीजिए कि मामलात किस तरफ जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि इंस्टाग्राम का और ट्विटर का और फेसबुक का अकाउंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, और पार्किंग लॉट जो है सुप्रीम कोर्ट की उसमें एंट्री जो है वो किस गेट से होनी है। वो ये मीटिंग्स कर रहे हैं, ये दौरे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क कहाँ पहुंचा हुआ है उस पर वाज़ेह खत लिखकर इमरान खान साहब ने ये ढोल अब इन दोनों के गले में डाला है। और इनको चाहिए कि अवाम को रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि उस खत में एक एक चीज़ जो है वो सच पर मबनी है। अगली खबर जो जैसे मैंने आपसे वादा किया था वो आपके सामने रखनी है, और वो है DG ISPR साहब की जो कराची में मसरूफियात है। इसमें एक बड़ी बारीक कार्रवाई डाली गई है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये सुनवाते हैं मौलाना साहबान से। उन्होंने एक तो उलमा और मशाइख से मुलाकात की है, एक कराची में IBA के स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने मुलाकात की है। दोनों जगहों पर बारीक वारदात यही डाली है कि सवाल नहीं सुनवाए। जी हाँ, नगमा चलता है, तराना चलता है जब लोग सवाल पूछ रहे हैं और DG साहब जवाब देते हैं और पीछे तराना चल रहा है धड़ाधड़, और उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो फिर मर्जी के स्टूडेंट्स को खड़े करके उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं कि आपकी DG के साथ इंटरेक्शन कैसी थी, और वो फिर जो चंद लोग अपने खुद साख्ता खड़े होते हैं वो DG साहब की फिर तारीफ़ें करते हैं और उनको वीडियो में जारी किया जाता है। भाई अगर आपने असल इंटरेक्शन दिखानी है तो जो सवालों के ऊपर आपने म्यूज़िक लगा रखा है वहीं पर असल इंटरेक्शन दिखा दें, समझ आ जाएगी कैसी इंटरेक्शन हुई है। लेकिन
स्टूडेंट्स ने तो बेचारों ने चलें जो कहना था कहा। पता यही लगा कि ये दोनों मुलाकातें जामिया बनोरिया में हुई उलमा और मशाइख से, और IBA कराची में हुई स्टूडेंट्स के साथ। दोनों जगहों पर सोशल मीडिया का ही जो रोना है वो रोया गया और बताया गया कि कितना बड़ा अजाब है और सोशल मीडिया कितना बड़ा इस टाइम में एक फितना है और उसको हमने कैसे हैंडल करना है। उन्हीं के जो अगराज़ व मकासद हैं DG ISPR साहब के, वो सोशल मीडिया से उनकी जान जाती है, और उसी को उन्होंने उलमा से भी मदद मांगी है और कहा है कि इसको फितना करार दे दें, और स्टूडेंट्स को भी कहा है कि आप इसके खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, एक तो मैंने इंटरेस्टिंग बात आपको बारीक कार्रवाई बता दी कि DG साहब जब ये ज़रा एक छोटा सा देख लें, जब वो सवालात स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो पीछे म्यूजिक चल रहा है, ये ज़रा देखिए, देखा आपने? तो ये तो कार्रवाई है। और बाद में फिर स्टूडेंट से उनके इंटरव्यूज बाद में मर्जी के स्टूडेंट्स को खड़े करके दिए गए। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक मौलवी साहब को तो बिल्कुल वो आगे ही निकल गए ज्यादा। उन्होंने कहा कि DG ISPR जो पहला ISPR था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। माशाल्लाह, क्या कहने, इसके ऊपर मैं तज्जिया नहीं कर सकता, मेरे पर जलते हैं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सिर्फ ये जरा सुन लीजिए मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। पहला ISPR जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया वो 4 अफराद पे मुश्तमिल था। उस वक्त जो ज़राए अबलाग थे ना सर, वो 2 थे, जिनके जरिए अपनी बात लोगों को कन्वे की जाती थी या अपना बयानिया बनाकर लोगों को उस बयानी पर लाया जाता था। एक थी शेर व शायरी के जरिए और दूसरा था खिताबत के जरिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 पहले ISPR के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अफसरान में लेटेस्ट लैंग्वेज में समझाऊं ताकि हमारे यहाँ लोगों को ये बात समझ में आए कि ये पेशा कितना मुकद्दस है और कितनी अहम जिम्मेदारी। सुन लिया आपने। और आगे DG ISPR साहब की जो मुस्कुराहट थी वो भी आप देख लीजिए। अब इस पे मैं तज्जिया करने के काबिल नहीं हूं, यहां मैं रुक जाता हूं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि यहां पर भी उलमा मशाइख के दौरान भी सवालात जो हैं वो किसी के नहीं दिखाए गए। यहां भी तराना ही चला है, DG ISPR साहब के नगमा चला है पीछे, और उसी वक्त अपनी मर्जी के बाद में इंटरव्यूज लेके चलाए गए हैं। और उसमें भी पता चला है कि तमाम की तमाम बात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, और यही बताया गया है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा फितना है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि बारीक वारदात इसमें क्या डाली गई है, जाते जाते वो बताऊंगा। बारीक वारदात ये डाली गई है कि ये खबर रात 12 बजे के करीब रिलीज की गई है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। अभी जब मैं ये व्लॉग पाकिस्तान के इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 12 बज रहे हैं। इससे कोई 10 मिनट पहले ये तत्ती खबर आई है, अभी रिलीज की है। अब मैं क्योंकि मीडिया हैंडल करता रहा हूं, जो जरूरी खबर होती है या जरूरी इंटरेक्शन होती है उसको हम अगले दिन सुबह जारी करते हैं। कोई खबर भी, इस तरह की कोई खबर भी आप शाम 6 बजे भी जारी नहीं करते, क्योंकि 6 बजे तक मीडिया क्लोज हो चुका होता है, टॉक शोज आने वाले होते हैं। आप अगर खबर देंगे भी ना वो बुलेटिन में रन होगी और ना ही वो टॉक शो की जीनत बनेगी, क्योंकि जो 8 बजे और 10 बजे का टॉक शो है उसके टॉपिक सब कुछ जो है वो 4-5 बजे फाइनल हो जाते हैं। तो आपकी खबर, आप बेसिकली जिसके साथ दुश्मनी करनी हो ना, मतलब जिस बंदे की खबर को आपने ना लगने देना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन हूं और किसी शख्स की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और मेरा दिल है कि उसकी खबर को, उसकी मुलाकात को तरवीज ना मिले, तो मैं बाकी खबरें दिन में रिलीज कर दूंगा, उसकी मुलाकात जो है वो रात के 9-10 बजे रिलीज कर दूंगा। वो चल भी जाएगी और नहीं भी चलेगी, अगले दिन के लिए वो बासी खबर होगी और उस दिन के लिए वो लेट खबर होगी। तो ना वो उस दिन प्ले होगी ना अगले दिन प्ले होगी, वो खबर डेड हो जाएगी। तो ये एक तरीका वारदात होता है मीडिया के अंदर, किसी भी खबर को स्टॉल करके उस टाइम उसको रिलीज करना जब वो फारिग हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे DG ISPR तो खुद इस इदारे के हेड हैं, तो उनकी वो ऑल द वे कराची गए, उन्होंने उलमा मशाइख के साथ इतनी बड़ी सिटिंग की, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इतनी बड़ी सिटिंग की, तो फिर ये खबर रात के इस पहर क्यों रिलीज की गई है? ये तो सुबह रिलीज होनी चाहिए थी। ये सुबह 10 बजे, इसका आइडियल टाइम था 10 से 11 बजे के दरमियान रिलीज होती। पीछे से ब्रिगेडियर साहब तमाम चैनल्स को कहते कि डाल दें हेडलाइंस पे, ये टन चलती जनाब 12 बजे के। फिर ये जो लाइव होते हैं ज्यादा चैनल्स के ऊपर, कुछ चैनल्स तो बार बार लाइव करते हैं, ज्यादा चैनल्स 12 बजे लाइव होती है उनकी खबरें, 3 बजे ये मेजर जो उनके ब्रॉडकास्ट हैं या मेजर उनके बुलेटिन है 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, रात के 12 बजे, ये उनके मेजर बुलेटिन है। तो 12 बजे दोपहर के बुलेटिन में पहले वो चलती, फिर 3 बजे में चलती, फिर 6 बजे में चलती, फिर 9 बजे में चलती, फिर रात 12 चलती। उन्होंने वो रात 12 से भी 10 मिनट पहले छोड़ी, आई मीन रात 12 के भी बुलेटिन में शायद वो ना चले, सुबह 3 बजे के बुलेटिन में चलेगी और खबर फारिग हो जाएगी क्योंकि अगले दिन सुबह। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों किया है?
ये इसलिए किया है कि डीजी एसपीआर साहब की जिम्मेदारी लगी हुई है आर्मी चीफ की तरफ से कि आप जाएं स्टूडेंट्स को मिलें, आप जाएं उलमा मशाइख को मिलें, आप ज़रा थोड़ी राय आमा मेरे लिए बेहतर करें। तो अब जिम्मेदारी के तहत तो वो जा रहे हैं, लेकिन आगे पता है जब वो मिलते हैं तो सोशल मीडिया में उनकी जो भी आपके सामने जो उनके साथ फिर बाद में उनको फीडबैक मिलती है, उससे डरते हुए बेचारे रात को खबर रिलीज़ कर रहे हैं कि बस मैं उधर अपने नंबर भी पूरे कर लूँ आर्मी चीफ के सामने और यहाँ भी मुझे जो है वो मसाइल ना हो। तो ये वो बारीक कार्रवाई थी जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। खबरें और भी हैं, सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।